से जो एजुकेशन के लिए फ्रेंचाइजी है वो कितना डिफरेंट है? क्योंकि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि स्कूल के लिए तो फिर तो अब एजुकेशन के क्षेत्र में उसकी जानकारी बहुत जरूरी है, मतलब जो दूसरा व्यवसाय कर रहा है वो एजुकेशन में फिर नहीं आ सकता, क्या ये माने? दो चीजें हैं। दूसरा जो व्यवसाय कर रहा है वो आ सकता है। जैसा आपने कहा कि बाकी जो बिजनेसेस होते हैं उसमें अगर जैसे सपोज करिए रिटेल देखते हैं तो आप सामान वहां पे फ्रेंचाइजी के पास पहुंचा देते हैं जी। हमारा जो है मतलब एजुकेशन का अगर देखें, जैसे हमारे 3 ब्रांड हैं, जो किड्जी है जो प्ले स्कूल में है, जी स्कूल है जो स्कूल एजुकेशन में है, और तीसरा जो एनिमेशन में है जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। तो इन तीनों में अगर आप देखेंगे जो डिलीवरी है यानी बच्चों को पढ़ाने की जो बात होती है वो फ्रेंचाइजी के हाथ में है। तो उसमें जो फ्रेंचाइजी की जो काबिलियत होती है वो इसमें होती है कि वो फ्रेंचाइजर से जो इंफॉर्मेशन है वो कितना अपने आप में मतलब लर्न करता है और उसे कैसे इंप्लीमेंट करता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इसमें। हाँ, कोई भी आदमी जो किसी और बिजनेस में वो ये कर सकता है, लेकिन उसको ये क्षमता होनी चाहिए कि सीख सके और उसे इंप्लीमेंट कर सके जी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक छोटा सा आपसे सवाल जतिन की, जो क्या ये आसान है कि आप अपना सेक्टर या स्फेयर चेंज कर सकते हैं कि आप फर्ज करिए आप कल को टेक्सटाइल में ऑपरेट कर रहे हैं, उसकी फ्रेंचाइजी ले रखा है आपने, उसके बाद आप खाने के आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी में जाना चाहते हैं, या आपको लगता है कोई सिनर्जी भी है वहां पे या नहीं है? डेफिनेटली कोई भी अगर एक इंसान एक पर्टिकुलर सेक्टर में फ्रेंचाइज पहले से लिया हुआ है तो वो सेकंड सेक्टर में जा सकता है, बिकॉज उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि फ्रेंचाइजी मॉडल काम कैसे करता है जी। सेकंड मॉडल में आएगा, उसको ये मालूम है कि उसके किस आधार पे उसको जो उनसे अपना पूरा बिजनेस चलाना है, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं। नॉर्मली टर्म्स एंड कंडीशंस या ऑपरेशंस जो उनसे हैं वो सेम ही रहते हैं कंपनीज के। कुछ ट्विस्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बिजनेस, लेकिन मोर और लेस वो दूसरे सेक्टर में आ सकता है। ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मैं सेकंड में नहीं आ सकता। इन आवर कंपनी ऑल्सो देयर आर फ्रेंचाइजेस जो एक पर्टिकुलर फील्ड में पहले से ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं एंड दे हैव कम ऑन इन द फील्ड ऑफ ब्यूटी जी। तो उससे मेरे को नहीं लगता है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ता है सिंसियरली जी। चलिए लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं वापस। देखते रहिए इजी बिजनेस, आपका फायदा है। जी बिजनेस में आपका एक बार फिर स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी की, और हमारे साथ कई मेहमान हैं इस वक्त। कुछ हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं इस वक्त। धीरज गुप्ता है हमारे साथ, आशीष शमीन साहब हैं, जो नए व्यूअर हमारे साथ हैं उनको बता दें। पहले से हमारे साथ विजय थडानी साहब हैं, CEO NIIT, और प्रदीप पिल्ले हैं, हेड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जीलन, गौरव मारिया प्रेसिडेंट फ्रेंचाइजी इंडिया, कपिल मोहन ढींगरा डायरेक्टर एक्सचेंज फॉर मीडिया ग्रुप, जतिन राय हेड फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट VLCC हेल्थ केयर। इन मेहमानों से हम बात करेंगे। पहले देखते हैं फ्रेंचाइजी इससे ही जुड़ी एक और खबर, कुछ और विस्तार और ब्यौरे के साथ। सस्ते और अच्छे ब्रांडेड कपड़ों के लिए कूटॉन्स एक बढ़िया ऑप्शन है। कूटॉन्स ने 12 साल पहले एक स्टोर के साथ शुरुआत की और आज फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल की वजह से कंपनी के देश भर में 1400 से ज्यादा स्टोर्स हैं। अभी तक तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा है फ्रेंचाइजी मॉडल, क्योंकि उसी ने ही हमें आज कहते हैं कि एक स्टोर से लेके पिछले आप 7 सालों के अंदर देख लीजिए तो ये 1400 स्टोर तक जो पहुंची है फिगर, वो इसीलिए पहुंची है क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल ही एक अकेला है जो एक बहुत फास्ट स्केलेबल मॉडल जिसको बोलते हैं। इस मॉडल से आप ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है फॉर अ रिटेलर एंड फॉर फ्रेंचाइजी। कूटॉन्स का सालाना कारोबार 1200 करोड़ रुपए का है। कूटॉन्स का मानना है कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल रिटेल का सबसे जांचा परखा मॉडल है और इसमें फेल होने की गुंजाइश बेहद कम होती है। रेट इसमें बहुत ही कम रहा है। उसमें कहेंगे अगर आप परसेंटेज में माने कि 2-3% के ऊपर ये चीज़ नहीं जाएगी, और वो कुछ फ्रेंचाइजी जरूर, कुछ आपको अगर कोई गलत फ्रेंचाइजी मिल जाए तो वही एक कारण होता है जिसमें आपका फेलियर हो जाए। फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल की सफलता को देखते हुए कंपनी अब हर साल देश भर में अपने करीब 100 स्टोर्स खोलना चाहती है। पीयूष श्रीवास्तव, जी बिजनेस, दिल्ली। और चलते हैं एक बार फिर हमारे साथ इस वक्त मिली दास हैं, मैनेजर HR अरविंद मिल्स। अच्छा मिली, एक
अक्सर ये देखा जाता है कि जो ओरिजिनल आउटलेट हैं और जो फ्रेंचाइजी चलाता हो, सर्विसेज में थोड़ा फर्क दिखता है, ये दिखता है और ये कॉमन, ये आप इसको मिथ कह सकते हैं, आप इसको कुछ कस्टमर्स की फाइंडिंग्स कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी इसको नाम दीजिए, पर क्या ये सच है? हम इसको मिथ माने या इसमें कुछ सच्चाई भी है? नहीं, इसमें सच्चाई रहती है, क्योंकि आपको जो है कि बिजनेस पॉलिसी पूरी अच्छी समझनी पड़ेगी जी, जो फ्रेंचाइजी करने वाले हैं, और आपको कस्टमर्स के कल्चर भी समझने पड़ेगी कि कौन से कस्टमर को आप सर्व कर रहे हैं, आपके कितने डाइवर्सिफाइड है कस्टमर्स। अगर आप कस्टमर्स को डिलाइट नहीं पहुंचाते हैं या पूरे अच्छे तरह से सेटिस्फाइड नहीं करते हैं और फ्रेंचाइजर का जो बिजनेस मॉडल है वो नहीं समझते हैं, तो हिकअप्स तो रहेंगे वहां पे। तो आपको बड़ा ध्यान रखना है कि कस्टमर्स डाइवर्सिफाइड कस्टमर, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने किया है, अगर वो गुजरात में एक स्टोर खोलता है तो वेजिटेरियन फूड रखेगा और वैसा ही गेटअप और लुक रहेगा, उसका एम्बियंस वैसा ही रहेगा। तो आपको अपने कस्टमर्स का ध्यान रखना है, और दूसरा है जो बिजनेस मॉडल है उसको भी पूरा परफेक्टली ओके करते हुए ही आगे बढ़ाना है। क्या कोई एक फर्ज करिए कि हमारे पास एक खाने पीने का आउटलेट है, हम किसी और स्फेयर में ऑपरेट करते हैं, कल को हम जाना चाहते हैं एक टेक्सटाइल का एक ब्रांडेड गारमेंट का आउटलेट खोलना चाहते हैं, इन दोनों को चलाने में क्या जो बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या सेम है या कुछ इसमें अलग है, या ये करने वाला दूसरा काम नहीं कर सकता? नहीं, ये करने वाला सेम रिप्लिकेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपने फूड चेन में अच्छा बिजनेस किया है तो ऑफकोर्स एक टेक्सटाइल्स में भी आप अच्छा बिजनेस ही करोगे, लेकिन बात है कि आपने कस्टमर को कितने अच्छे से सर्व किया है, आप कस्टमर्स के नीड्स एंड डिमांड्स को जानते हो कि नहीं। एक आप अगर प्रोडक्ट देखते हो जो जैसे कि गारमेंट प्रोडक्ट ही हुआ, तो वो बहुत ही सस्ते में भी वो गारमेंट प्रोडक्ट मिल जाता है, और उसी गारमेंट प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ ज्यादा ही दामों में होता है, 3,000 रुपए या 4,000 रुपए का। तो आपको देखना है कि वो कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, और वैसा एक्सपीरियंस दे पा रहे हो कि नहीं कि वो अपने पॉकेट से 3,000 रुपीज या 4,000 निकाल के आपका वो प्रोडक्ट खरीदे। सो यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन द कस्टमर इनटू पिक्चर, और ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपना ऑर्गेनाइजेशन में, इज थ्रू व्हेन यू फॉलो द बिजनेस मॉडल ऑफ द फ्रेंचाइजर। आपको हमेशा एक कोऑपरेटिव और अंडरस्टैंडिंग फ्रेंचाइजर के साथ हमेशा एक रिलेशनशिप बना के रखनी पड़ेगी, ताकि आप सेम चीज डुप्लीकेट कर सको या रेप्लिकेट कर सको अपने फ्रेंचाइजी स्टोर। चलिए ठरानी साहब, जो अक्सर ये देखा जाता है या सुना जाता है कि जो फ्रेंचाइजी हैं वो ये अक्सर एक किस्म से कहें, कंप्लेन तो नहीं कहेंगे, आप कोई और आप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं कि पैसे तो फ्रेंचाइजर लेता है, लेकिन जब प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ जब सपोर्ट की बारी आती है, स्पेशल ट्रेनिंग की बारी आती है समय समय पर, उसमें थोड़ा एक कसर रह जाता है। या यूं कहें, ऐसे सवाल करता हूं मैं आपसे कि ये कैसे प्रोवाइड कराते हैं? ये मैंने शुरू में ये बताया कि फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए जी। फ्रेंचाइजर को हमेशा ये याद रखना है कि अगर एक कस्टमर उनका डिससेटिस्फाइड होगा तो उसका नुकसान उनकी पूरी चेन को पड़ेगा, सिर्फ एक आउटलेट को नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल ब्रांड है, इसलिए सब लोग जानते हैं आपको। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंचाइजी को ट्रेन करें। तो जैसे हमारे यहाँ जब एक नए फ्रेंचाइजी ज्वाइन करते हैं तो उनको सबसे पहले हम इनिशियली सर्टिफाई करते हैं, बिना सर्टिफिकेशन के वो आगे नहीं चल सकते। उस सर्टिफिकेशन में हम देखते हैं कि क्या वो उसी क्वालिटी की सर्विस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते जी। और सिर्फ सर्विस ही नहीं चाहिए जो आपकी स्टैंडर्ड सर्विस है, उसके अलावा उनका अपना पैशन भी उतना होना चाहिए, क्या वो इतने इंटरेस्टेड हैं, तो वो उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में यूज होते हैं। तो आप अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो आपको फ्रेंचाइजी से मिल रहा है, अगर आप वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहे फ्रेंचाइजी के अंदर जी, तो फिर आपके अंदर कुछ कमी रह जाएगी बात जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ठरानी साहब, आपका चीज है कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और मिली दास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और बाकी और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर आप ही से शुरुआत करते हैं। प्रदीप पिल्ले साहब, एक मोटी मोटी धारणा यह है कि एजुकेशन की फ्रेंचाइजी बाकी और जो एक्टिविटीज है उसकी फ्रेंचाइजी से महंगी है, क्या कहते हैं आप? पवन, नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एजुकेशन की फ्रेंचाइज ले रहे हैं। प्ले स्कूल की जैसे फ्रेंचाइज होती है तो वो बाकी जो भी आप फ्रेंचाइज लेते हैं उसके बराबरी की रहती है या बल्कि उससे कम में रहती है।
ये मतलब आप अगर प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं कि एजुकेशन प्रोजेक्ट का जो टोटल आउटले है, यानी जो आपको निवेश करना पड़ता है वो ज्यादा है। अगर आप स्कूल वगैरह की बात कर रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि स्कूल का जो प्रोजेक्ट होता है काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें आपकी जो आपके निवेश होते हैं वो ज्यादा बड़े पड़ते हैं जी। लेकिन बाकी फ्रेंचाइज फी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, चाहे वो एजुकेशन का लेते हैं या आप मैकडोनल्ड्स का ले रहे हैं या सबवे का ले रहे हैं, तो करीब करीब सब में बराबर का ही पड़ेगा। जी। हमारे साथ धीरज गुप्ता इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ, CMD हैं जंबो किंग के। धीरज, फ्रेंचाइजी बिजनेस चलाना में, इस बिजनेस में भी अगर कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस लेता है, किसी भी आउटलेट की आप बात करें, चाहे खाने पीने का हो, टेक्सटाइल का हो या फिर कोई और सामान बेचने का हो, रिस्क उससे कम नहीं होता। धीरज। हेलो जी। सॉरी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि फ्रेंचाइजी मॉडल आप चलाते हैं, बेशक आप एक बार इतनी लागत नहीं होती, आप रिस्क को कम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आए दिन ये देखने को मिलता है दसियों आउटलेट बंद होते रहते हैं, यानी वो रिस्क है। नहीं, फ्रेंचाइज बिजनेस में रिस्क है, पर ये जिस तरह कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपना खुद का बिजनेस नया शुरू करे तो उसका जो सक्सेस का चांसेस हैं वर्सेस अगर वो कोई फ्रेंचाइज बिजनेस शुरू करे तो ही विल बी, उनका फ्रेंचाइजी बिजनेस में सक्सेस कई गुना ज्यादा रहेगी एज अ परसेंटेज। जी। क्या मानते हैं आप जी। कपिल मोहन ढींगरा साहब, मानते हैं आप ऐसा? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोनों की मानसिकता जो है वो एक ही लाइन में होनी चाहिए। दोनों को ये चाहिए कि एक मुनाफे की तरफ देखिए, इन्होंने जो एक जवाब दिया वो उसमें से एक सवाल यह है कि जो फ्रेंचाइजी में सक्सेस की संभावना ज्यादा है, सवाल यह है। जी बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दुरा नहीं है, क्योंकि जो फ्रेंचाइजर है, फ्रेंचाइजिंग की डेफिनेशन यही है, उसकी भाषा यही है कि उन्होंने पहले ही वो काम वो कर लिया है, अब उसको वो रेप्लिकेट कर रहे हैं आगे सक्सेसफुल बनाने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि वो काम पहले कोई कर चुका है, बिजनेस पहले कोई चला चुका है, अब वो एक लाइक माइंडेड पर्सन, सेम मानसिकता वाला आदमी ढूंढ के उसको वो बिजनेस दे रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि देखिए मैंने चला चुका हूँ बिजनेस में, ये अच्छा बिजनेस चलता है, अब आप चलाइए इसको, मेरे साथ चल के चलाइए अपनी लोकेशन में। तो चांसेस ज्यादा हैं, अगर आप वो अकेले खुद चलाएंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे, तो आपको वो सेम लेसन जो हैं वो पहले खुद लर्न करने पड़ेंगे, पर यहाँ पे वो पहले लेसन आपको मिल रहे हैं जी। तो सक्सेसफुल ऑब्वियसली ज्यादा होंगे फ्रेंचाइजिंग के साथ। अच्छा आशीष, आप एक सवाल आपसे कि जैसे कहते हैं टेक्सटाइल्स बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल का जो उदाहरण है वो थोड़ा पुराना है और उसमें सक्सेस की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हाँ, आज की तारीख में अभी जो सक्सेस जो हो रहा है वो ज्यादातर हो रहा है, क्योंकि 15 साल पहले जब चालू हुआ था तब जो फ्रेंचाइजी जब होते थे तो वो लोग सब इन्वेस्टमेंट की तरफ से करते थे, वो लोग इन्वेस्ट कर देते थे उनके पैसे और बोलते थे कि चलो ठीक है 1 साल के बाद पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, 2-3 साल तो लगते हैं। अभी क्या हो गया है कि पिछले 15 साल में नए लोग आए हैं, उनको समझ आ गई है कि ये फ्रेंचाइजी का बिजनेस क्या है क्या नहीं है, और इस तरह के लोग अभी आ रहे हैं सामने के जो बिजनेस समझ रहे हैं। अभी क्या है कि फ्रेंचाइजी में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जो इन्वेंट्री जो रहती है उसका क्या करा जाए। अभी आप वड़ा पाव का देखें तो रात को वड़ा पाव खत्म हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो भी इन्वेंट्री का जो नुकसान होता है या इन्वेंट्री का जो रिस्क होता है वो नहीं होता है। हमारे फैब्रिक में कई बार फैब्रिक 1 साल रहता है फिर बिकता है, तो उसके जो हर प्रोडक्ट का जो अलग किस्म का सक्सेस रेट होता है उसके हिसाब से फ्रेंचाइजी का सक्सेस भी चलता है। जी। अब गौरव, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पूछना कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल में कई बार देखा जाता है कि ऐसी कंपनी आप खोलते हैं और उसमें फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी होते हैं। मतलब ये कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको, ये अक्सर मिल जाता है। ये इसको कैसे रोका जाए और कैसे समझा जाए कि ये अमुक बिजनेस है और इसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी होता है वो डीप पॉकेट होता है, वो जब आता है तो उसे वो पैसे फ्रेंचाइजी से लेता है, उसको एक्सपेंड करता है और फिर उसके बाद एक दिन बोरिया बदना बांध कर समेट निकल लेता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, ये किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें, एज मैंने शुरू में कहा था कि इसमें बहुत रिस्क है जी, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है, फ्रेंचाइजर की और फ्रेंचाइजी की, कि वो जो भी डिसीजन लें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो बहुत देख कर लें, क्योंकि इंडिया में अभी कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई लॉज नहीं है फ्रेंचाइजिंग के
जहां पर आप जान सकें कि पिछली फ्रेंचाइजी जो भी क्लेम फ्रेंचाइजर कर रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके पिछले फ्रेंचाइजीज ने कैसा परफॉर्म किया है। तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंचाइजीज की और ज़्यादा हो जाती है, और मुझे लगता है मीडिया की और जितने भी इस लोग इससे जुड़े हुए हैं इस सेक्टर के साथ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है कि वो ये कोशिश करें कि जब ये फ्रेंचाइजी कोई भी डिसीजन ले फ्रेंचाइज लेने के लिए, सिर्फ फाइनेंशियल क्लेम्स पे मत ले, उसको देखना चाहिए कि उसके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज कैसे हैं। बहुत सारी टाइम मैंने देखा है कि फ्रेंचाइजी जाते नहीं हैं उनके आउटलेट देखने के लिए, उनके एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजी से बात नहीं करते हैं, फ्रेंचाइजर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मांगते नहीं है। तो ये बहुत सब जरूरी है, और मुझे लगता है कि बड़ा इंडिया में स्पेशली क्योंकि यहाँ पर कोई रेगुलेटर नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव नहीं है इसमें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत सारे लाखों लोग। चलिए एक सवाल जतिन से कर लेते हैं। जतिन, फर्ज करिए जो फ्रेंचाइजी आप देते हैं, हम भी उसी स्फेयर में ऑपरेट करना चाहते हैं, हम अलग से अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा हमें उससे? अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वीएलसीसी, अगर आपने वीएलसीसी का फ्रेंचाइज लिया तो हम लोगों का एक प्रूवन ट्रैक मॉडल है जिसको आप फॉलो करके आपके लिए सक्सेस रेट जो उनसे हैं बढ़ जाते हैं। आपको वही टोटल जो उनसे सिस्टम्स फॉलो करने हैं जो कि क्या ऐसा भी देखा जाता है कि आपके भी आउटलेट्स बंद होते हैं? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एंड वी आर श्योर एसओपीज जिस तरीके की हम लोगों की हैं, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, इन केस फ्रेंचाइजी अगर उसको फॉलो अप करता है तो ऐसा कोई सीन आने वाला भी नहीं है। वी आर मोर देन श्योर। एज कंपेयर्ड अगर आप अपना आउटलेट खोलते हो तो वहां पे आपको पहले एक अपना पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक डिलीवरी के लिए आपको एक तरह से सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ सक्सेस आ सकता है। लेकिन हम लोगों के केस में क्या है कि एक फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलता है, उसको पहले से ही सिस्टम प्रोसीजर्स सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको एक नेसेसरी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उसके बाद ही वो फ्रेंचाइजी जो सा है अपना आउटलेट खोल सकता है और अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकता है। जी चलिए एक ऐसी कहानी आपको दिखाते हैं। जरूरी नहीं कि फ्रेंचाइजी मॉडल हमेशा सफल हो, कभी कभी इसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ हॉट ब्रेड्स के साथ। पैसे की कमी के चलते कंपनी बंद हो गई और इसके 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी के सामने धंधा बंद करने की नौबत आ गई। ये है टॉप ब्रेड्स, जिसे बेकरी के सामान के लिए बखूबी जाना जाता है। कुछ समय पहले तक ये हॉट ब्रेड्स के नाम से मशहूर था। देश भर में हॉट ब्रेड्स के 100 से ज्यादा स्टोर्स थे, लेकिन माली हालत खराब होने की वजह से हॉट ब्रेड्स को अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। चला नहीं पाया और सक्सेस नहीं हुआ, बिजनेस पिकअप नहीं कर पाया, इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हॉट ब्रेड खत्म कर देंगे। कंपनी बंद होने से इनकी फ्रेंचाइजी लेने वालों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई। कई लोगों को उनकी रकम तक वापस नहीं मिली, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजी अब नाम बदलकर धंधे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। Now whatever the hot bread, they change the name, own name. In Noida, there is top bread. In GK1, there is hot bread to bread and more. हॉट ब्रेड्स जैसी कंपनियों से सबक लेने की जरूरत है, इसलिए जब भी किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लें, उसके बिजनेस मॉडल और रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। कई बार फ्रेंचाइजी मॉडल का सक्सेस ना होने के पीछे उसके मास्टर फ्रेंचाइजी का भी हाथ होता है, जैसा कि हॉट ब्रेड्स के साथ हुआ। आज देश में हॉट ब्रेड्स मौजूद नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंचाइजी लेने वाले आज भी उसके नाम पर अच्छी कमाई कर रहे हैं। दीपक साहू, जी बिजनेस, दिल्ली। चलिए और इसके साथ ही लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। चलिए हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं और देख रहे हैं आप हमारे साथ कार्यक्रम फ्रेंचाइजी पर एक खास शो, और हमारे साथ सभी मेहमान जो बात कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं पर फ्रेंचाइजी के अलग अलग सेक्टर्स के लिए, और इसके लिए कितने पैसे लगते हैं, कौन कौन सा किस किस तरह से इसकी शुरुआत की जा सकती है और इसका क्या बिजनेस मॉडल है, कितना फायदा कमाया जा सकता है। हमारे साथ आप ही से शुरुआत करें एक बार फिर। धीरज, जो क्या फ्रेंचाइजी लेना उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास डीप पॉकेट है? चलिए पिल्ले साहब। चलिए जतिन, जो क्या ये कहना सही है कि जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उनको भी डीप पॉकेट होना जरूरी है? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑब्वियसली उसके पास एक इन्वेस्टर के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो सब्सटेंशियली अपना पूरा सेटअप
अच्छे से कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सके। ऑब्वियसली वो ही कैन टेक द लोन फ्रॉम द बैंक ऑल्सो, जिसके थ्रू वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रेस कर सकता है और एक कंपनी की पूरी फ्रेंचाइज आउटलेट क्रिएट कर सकता है ताकि उसको कायदे से चला सके। और फ्रेंचाइजी के सिस्टम्स पे अगर वो चलता रहेगा तो मेरे ख्याल में अगर उसने लोन भी लिया हुआ है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट ऑब्वियसली एडवाइजेबल है कि आपके पास अपने फंड्स हो तो वो बेटर रहता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कपिल, कुछ ऐसे बिजनेस का नाम आप बता सकते हैं जो कम से कम पैसे में फ्रेंचाइजीज का लेकर उसकी शुरुआत की जा सके? देखिए, आजकल कुछ नए बिजनेस मॉडल ऐसे निकले हैं, खासकर कि बिजनेस सर्विस फ्रेंचाइजिंग में, जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा सेटअप नहीं चाहिए, आपको रियल एस्टेट नहीं चाहिए और आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। एक आपको सिर्फ एक फिक्स डिपॉजिट देना है कंपनी को और आपको एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप काम करने को शुरू कर सकते हैं। जी। ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी फ्रेंचाइजीज हैं ऐसे, जैसे आप शेर खान ले लीजिए, मोतीलाल ओसवाल है, कुछ और ऐसे फ्रेंचाइजीज हैं। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में ऐसे कई फ्रेंचाइज हैं जो आप 1 लाख के अंदर में शुरू कर सकते हैं। उसमें भी ज़्यादातर जो आपका खर्चा है वो एक छोटा डिलीवरी ट्रक या उस किस्म के एसेट खरीदने में जाएगा। जी। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि पैसा मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है और निर्भर इस पर करता है किस किस्म का फ्रेंचाइज मॉडल है या किस किस्म का फ्रेंचाइज ब्रांड है। कई ऐसे मॉडल हैं जहाँ पे आपको सिर्फ 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो ब्रांड इस बात पे तवज्जो ज़्यादा देते हैं जी कि इंसान जो है वो ठीक होना चाहिए जी, चाहे वो 1 लाख रुपए जोड़ तोड़ के इकट्ठा कर ले कहीं से। चलिए आशीष, क्या आप इस जो एक कहें एक तरह से इंप्रेशन है उसको नेगेट करते हैं कि फ्रेंचाइजी लेना खासकर आपके जैसे सेक्टर में उसको मोटी रकम उसके पास होनी चाहिए? अब तो अभी ये 2 किस्म के खर्चे हैं, एक तो माल का खर्चा है और दूसरा जो है वो रियल एस्टेट का खर्चा है। अभी यहाँ पर कोने कोने में रियल एस्टेट इतना बढ़ गया है कि खर्चा तो होना ही है। अब हम लोग नई स्कीमें निकालते हैं, जैसे कि फ्रेंचाइजी आए और हम उनको सब्सिडाइज करते हैं, जैसे कि हम डिपॉजिट देते हैं या कुछ भी करके उस फ्रेंचाइजी को हेल्प करते हैं कि जितना भी हो सके उसका जो इन्वेस्टमेंट जो हो वो कम से कम हो सके। लेकिन उसमें क्या है कि जो अगर कम इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर फायदा भी कम होगा, तो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का जो बेनिफिट है वो तो लेना ही पड़ता है। अभी हमारे जो बड़े बड़े दुकानें हैं बड़े बड़े शहर में, उसमें करोड़ों रुपए भी लगते हैं। तो इसका कुछ सेट सेशन नहीं है कि यही होगा ये नहीं होगा, लेकिन अगर ब्रांड अगर देखा जाए तो अगर 200 स्क्वायर फीट का स्टोर भी खोल सकती है। धीरज, क्या ये माना जाए कि जो पहली बार फ्रेंचाइजी लेते हैं उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है बिजनेस को सक्सेस करने के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर आदमी जो फ्रेंचाइज में पहली बार आता है, अब जैसे हमारे पास कई लोग आते हैं कि वो फूड बिजनेस जो फर्स्ट टाइमर है, आप ये बता दीजिए जो फर्स्ट टाइमर हैं वो कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है उनको सबसे बड़ी सावधानी अगर मैं एक देना कहूं तो ये रहेगा कि उसे उस कंपनी के अन्य फ्रेंचाइजीज कम से कम 5-6 से बात करने के बाद निवेश करना चाहिए जी। उसे कंपनी की बात सुनकर नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी से बात कर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी आई थिंक उसके लिए जरूरी बात रहेगी। आपका निजी अनुभव कुछ रहा है इसमें? हाँ, कई लोग आते हैं हमारे पास कि भाई फ्रेंचाइजी जब बुकिंग की लेनी चाहिए कि नहीं। हम कहते हैं आप हमें से नहीं, हमारे फ्रेंचाइजी से पूछिए जी। एंड उन्हें सारी लिस्ट दी जाती है लोगों की और जाके उनसे पूछ के फिर डिसाइड करते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग तरीके का हो जाता है जी। अच्छा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रदीप पिल्ले साहब, आपसे पूछना बहुत जरूरी है, समय की थोड़ी कमी है पर यह सवाल मैं आपसे पूछ के रहूंगा। जनरली ये देखा जाता है कि जो फ्रेंचाइजी के बंद होने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर स्कूल के क्षेत्र में इसकी तादाद कम है या न के बराबर है, यूं कहें, क्या ये सच है? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो है स्कूल के उसमें अभी तक ऐसा कोई आपको इंस्टेंस नहीं मिला होगा जहाँ पे स्कूल बंद हुए हैं, फ्रेंचाइज स्कूल जो बंद होते हैं। और उसका रीजन ये रहता है जनरली कि क्योंकि स्कूल का जो होता है वो आपको जब तक आपके पास एक स्ट्रांग मॉडल नहीं होता तब तक कोई फ्रेंचाइजी आता भी नहीं है, क्योंकि जो आपका निवेश है इतना ज्यादा होता है, तो कोई भी आदमी जो इसमें लगाएगा उससे पहले वो काफी बैकग्राउंड चेक करता है, उसी के बाद ये स्टार्ट करता है जी। गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे, समय की निहायत कमी है, कि जो आप देखते हैं जो 2nd टियर और 3 टियर की जो सिटीज हैं वहां पे फ्रेंचाइजी के आप क्या पोटेंशियल देखते हैं? मुझे लगता है बहुत पोटेंशियल है, स्पेशली 2nd और 3rd टियर में
बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ब्रांड को अपने उन सिटीज़ में लेके जाते हैं तो उसके लिए फ्रेंचाइजी की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रहती है जी। और अगर आप ये देखेंगे उन सिटीज़ के अंदर अपना इंटरप्राइज खोलने के लिए और अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए भी बहुत एफर्ट लगता है। तो अगर आप किसी बड़ी कंपनी से जो इस्टेब्लिश्ड है बड़े सिटीज़ के अंदर अगर उसकी फ्रेंचाइज आप ले लेते हैं तो इट इज़ लाइकलीहुड कि आप वो उसमें सक्सेसफुल होंगे। बट आई थिंक आई ओवर हियरिंग पीपल, आई विल से कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए जी। एक चीज़ वो इंफॉर्मेशन, पहली वो देखे कि कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, सेकंड इवैल्यूएशन कि कौन सा ब्रांड उसके लिए ठीक है, और थर्ड है नेगोशिएशन कि आपका अपना रीजन आपको समझना है कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है वहां पर, उसके हिसाब से आपको फ्रेंचाइजर से नेगोशिएट करना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सावधानी बरतने की जरूरत है, जहां पे मामूली रेकी से काम नहीं चलेगा, जहां पे रिस्क ज्यादा है, वो करने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीजें अगर कर सकते हैं फर्स्ट टाइमर वो बेहतर हो? वो सारे बिजनेस जिसमें एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत है, जैसे और उन चीज़ों में जिनमें आपका टाइम शायद आपका कम है और ज़्यादा टाइम चाहिए, जैसे फूड बिजनेस है, जैसे हेल्थ केयर है। ये हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे एक बड़े रिस्पॉन्सिबल फ्रेंचाइजिंग बिजनेसेस हैं। यहाँ पर आप सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं करेंगे, किसी की जिंदगी या किसी की करियर के साथ आप नुकसान कर सकते हैं। तो इन सारे बिजनेसेस के अंदर अगर आपके पास अपना टाइम नहीं है तो नहीं जाना चाहिए, और वो बिजनेसेस जो स्टैंडर्ड हैं, प्रोडक्ट बेस्ड हैं, फिर आप वो बिजनेसेस कर सकते हैं, उसमें कामयाबी होगी। ये मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को अपने टाइम को देखते हुए इवैल्यूएट करना चाहिए। अच्छा शमीन साहब, जो बाकी जो बिजनेस के डिटरमिनेंट्स हैं वो लगभग सेम हैं, फ्रेंचाइजी में केवल आप डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बचाते हैं बस। आशीष जी? और भी फायदे हैं जो बात किया था पहले, किसी ने बताया था शो पे कि जब जो फ्रेंचाइजी जब पुराना हो जाता है तो वो रिवर्स ब्रेन ड्रेन जो होती है और वो लोग परिवार के हिस्से बन जाते हैं और उनको जो एक्सपीरियंस होता है तो वो एक्सपीरियंस हमें बहुत काम आता है। तो फ्रेंचाइजी का मॉडल जितना भी पुराना होता है उतना ही कंपनी स्ट्रांगर होती है मेरे हिसाब से। तो वो तो एक बेस्ट एडवांटेज है। और दूसरा बेस्ट एडवांटेज है जो कि लोकल मार्केट्स में, अगर आपने अगर टियर 3 और टियर 4 की बात की अभी, वो टियर 3 और टियर 4 में अगर जो लोकल आदमी है वो जो कर सकेगा वो हमारे कंपनी के स्टोर नहीं कर सकेंगे इतने बेहतर से। सो उसमें 2-3 एडवांटेज तो जरूर है। लेकिन आज की तारीख में जो फ्रेंचाइजी जो मिल रहे हैं वो पहले से बहुत बेहतर है और वो अपना बिजनेस पूरी तरह से संभाल रहे हैं और हम तो बहुत खुश हैं। हमारे करीबन 40% का ग्रोथ वहां से आने वाला है नेक्स्ट 2-3 इयर्स में। तो हमारे लिए फ्रेंचाइजी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस शो पर आने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस, क्योंकि जी बिजनेस पर देश और दुनिया की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।